हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम गेम थ्योरी में नैश इक्विलिब्रियम पढ़ने वाले हैं। नैश इक्विलिब्रियम ये थ्योरी डेवलप की गई थी 1951 में और इसे डेवलप किया गया उनका नाम था जॉन नैश। इनका टाइम पीरियड है 1928 टू 2050। उनका पूरा नाम था जॉन फॉब्स नैश जूनियर। जॉन फॉब्स नैश जूनियर। वो एक अमेरिकन मैथमेटिशियन थे। और उन्होंने जो ये थ्योरी दी है, जो यहाँ पे ओलिगोपोली मार्केट के अंदर जो गेम थ्योरी है, जो आउटपुट और प्राइस डिस्क्रिमिनेशन करने में जो हेल्प होती है, इसे परफेक्टली यहाँ पे देखने के लिए गेम थ्योरी यहाँ पे डेवलप की गई थी। और गेम थ्योरी में सबसे इम्पोर्टेंट अगर कोई कॉन्सेप्ट माना जाता है तो वो नैश इक्विलिब्रियम को ही माना जाता है। तो ये एक फंडामेंटल कंट्रीब्यूशन था गेम थ्योरी का। और जॉन नैश ने जो अपनी ये कंट्रीब्यूशन दिया है, इस बेस पे ही उन्हें नोबल मेमोरियल प्राइज़ इन इकोनॉमिक्स इन साइंस में 1994 में दिया गया है। तो यहाँ पे जॉन नैश अपनी इस कॉन्सेप्ट में या अपनी इस थ्योरी में ये कहना चाहते हैं कि अगर कोई फर्म अगर अपनी एक्शन लेते हैं तो मार्केट में जितने भी फर्म हैं यहाँ पे रिएक्शन नहीं करेंगे। जब सामने वाले कॉम्पिटिटर का एक्शन या उनकी स्ट्रैटेजी यहाँ पे कंप्लीट होती है, उस समय कोई भी फर्म अपनी रिएक्शन नहीं देगा। तो यहाँ पे जो एक फर्म अपनी जब स्ट्रैटेजी कंप्लीट करते हैं, उसके बाद ही जो अदर मार्केट के अंदर जो फर्म है या सेलर है, वो अपनी स्ट्रैटेजी जो पहले से डिसाइड की है वही अपनाते हैं। इसमें कोई भी अपनी स्ट्रैटेजी में चेंजेस नहीं करते हैं। तो एग्ज़ाम्पल हम मान लें, मार्केट में जो ओलिगोपोली मार्केट है, उसमें हम गेम थ्योरी पढ़ रहे हैं। मार्केट के अंदर फर्म ए है और फर्म
बी है। अगर फर्म ए अपनी स्ट्रैटेजी में एडवर्टाइजमेंट कर रही है तो उसने तय कर ली हुई स्ट्रैटेजी है वही अपनाती है, और इस समय जो अदर फर्म है वो अपनी कुछ भी रिएक्शन नहीं देंगे। ड्यूरिंग दिस टाइम स्ट्रैटेजी फर्म ए अपनी कंप्लीट कर रहा है, तो इस समय फर्म बी यहाँ पे जो अपनी स्टेटस है वो उनका यहाँ पे सेटिस्फाइड मूवमेंट में होगा। अगर इसके अपोजिट हम सोच ले, फर्म बी, फर्म ए, अब ए की एडवर्टाइजमेंट या कोई भी स्ट्रैटेजी अपनाता है तो उसके बाद बी फर्म या अदर यहाँ पे सेटिस्फाइड है अपने स्ट्रैटेजी या अपनी कोई भी जो एक्शन है वो उसमें सेटिस्फाइड है, अपने मूवमेंट पे वो स्टेबल है। तो ए की एडवर्टाइजमेंट ये होने के बाद फिर बी अपनी जो तय की हुई जो स्ट्रैटेजी है उसे अपनाएगा, या उसने डिसाइड किया हुआ जो स्ट्रैटेजी है अगर एडवर्टाइजमेंट है तो ये अपनी स्ट्रैटेजी या उसने जो तय कर ली हुई जो स्ट्रैटेजी की सर्कल है उससे आगे वाली स्टेप पे जाएगा, और इस टाइम ड्यूरिंग फर्म ए सेटिस्फाइड होगा अपनी प्रीवियस जो स्ट्रैटेजी उसने ली है, ये स्ट्रैटेजी को वो अपने सेटिस्फाइड मोमेंट में होगा। तो इसमें इन शॉर्ट कहा गया है कि अगर फर्म ए अपनी कोई स्ट्रैटेजी अपनाती है उस टाइम में अदर फर्म यहाँ पे कुछ भी रिएक्शन नहीं देंगे, और जब फर्म बी अपनी कुछ स्ट्रैटेजी अपनाती है तो फर्म ये ए है वो अपनी कोई भी यहाँ पे रिएक्शन नहीं देगा। तो यहाँ पे जो देखा जाए तो फर्म इस जो कंडीशन है जो नैश इक्विलिब्रियम हमें कहा जाता है वो कुर्नोट के जो थ्योरी है उससे बिलोंग करती है या उसकी सिमिलर यहाँ पे कंडीशन हमें मिलती है। जो कुर्नो का मॉडल है उसमें जहाँ कहा गया है कि फर्म अपनी मार्केट के अंदर जितनी भी बैलेंस जो मार्केट की हाफ जब लेती है और प्रोडक्ट को सेल करती है तब अदर फर्म कोई भी एक्शन या रिएक्शन नहीं करेगी। तो उसी तरह नैश इक्विलिब्रियम हमें यही कहता है, मार्केट के अंदर कोई एक फर्म जब कंडीशन में या उसकी स्ट्रैटेजी अपनाती है तो अदर फर्म यहाँ पे कोई भी एक्शन नहीं लेती। अकॉर्डिंग टू जॉन नैश, इन्होंने जो कहा है कि जो मार्केट के अंदर नैश इक्विलिब्रियम को मिलाने की कोशिश करेंगे या इक्विलिब्रियम कंडीशन में रहने की कोशिश करेंगे तो इस कंडीशन में रहने के लिए उन्हें मैक्सिमम प्रॉफिट हो सकता है। अगर इक्विलिब्रियम के कंडीशन के बाहर अगर वो जाते हैं तो उन्हें यहाँ पे प्रॉफिट नहीं होगा, यहाँ अपोजिट उसके उन्हें यहाँ पे लॉस हो सकता है। और इसकी वजह से ही नैश इक्विलिब्रियम ये स्ट्रैटेजी कांस्टेंट यहाँ पे माना गया है। नैश इक्विलिब्रियम यहाँ पे जो मार्केट की प्राइस है और आउटपुट डिसीजन है वो किस तरह से ओलिगोपोली मार्केट में यहाँ पे तय होगा, ये यहाँ पे स्टडी की जाती है। नैश इक्विलिब्रियम में यहाँ पे कुछ अजम्पशन देखे गए हैं। वो अजम्पशन इस तरह है। फर्स्ट है, स्ट्रैटेजी पॉलिसी इज़ लिमिटेड इन वन टाइम पीरियड।
जो फर्म है अपनी जो यहाँ पे स्ट्रैटेजी यहाँ पे बिल्ड करते हैं या तय कर लेते हैं, जो वन टाइम यहाँ पे प्रोसेस में होती है। अगर उन्होंने एक बार अपनी शेड्यूल में वो जो स्ट्रैटेजी है, अगर वो स्ट्रैटेजी अगर यहाँ पे तय कर ली या डिसाइड कर लिया कि अपने इस तरह की ही यहाँ पे स्ट्रैटेजी होगी, तो उसमें चेंजेस नहीं होते हैं। तो मार्केट के अंदर अगर ऑपोजिट या कॉम्पिटिटर ने अगर अपनी स्ट्रैटेजी यहाँ पे ले ली, तो उसके बाद जो दूसरे जो फर्म है या दूसरे सेलर है, वो उन्होंने डिसाइड किया हुआ ही स्ट्रैटेजी यहाँ पे अप्लाई करते हैं, ना कि यहाँ पे जो कंडीशन के बदले डिसीजन चेंज करके कोई भी स्ट्रैटेजी नई यहाँ पे बनाई नहीं जाती। तो जो डिसाइड की हुई है वन टाइम में, वही पॉलिसी यहाँ पे आगे यहाँ पे अप्लाई की जाती है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, वन फर्म टेकन द एक्शन दैट टाइम अदर फर्म ओनली गिवन द रिएक्शन। वन फर्म टेकन एक्शन that time other firm only given reaction। जब एक फर्म अगर अपनी एक्शन देती है तो अदर फर्म यहाँ पे कोई भी अपनी रिएक्शन नहीं देंगे। जब फर्स्ट वाले जो फर्म हैं उन्होंने अपनी स्ट्रैटेजी कंप्लीट करने के बाद ही उन्होंने जो सेकेंड या बी कंडीशन की जो फर्म है वो अपनी रिएक्शन फर्स्ट वाले फर्म की स्ट्रैटेजी कंप्लीट होने के बाद ही रिएक्शन देते हैं। हमारा थर्ड पॉइंट है, एवरी फर्म consider about the competitor firm's strategy then create a dominant strategy। every firm consider about competitor firm strategy then create डोमिनेंट स्ट्रैटेजी। यहाँ पे जो उनकी जो मार्केट के अंदर जितने भी फर्म हैं वो अपनी जो कॉम्पिटिटर के बदले जो स्ट्रैटेजी है वो पहले से ही यहाँ पे किस तरह से डोमिनेंट स्ट्रैटेजी बनी होगी या बन सकते हैं या बिल्ड करेंगे, ये पहले से ही वो तय कर लेते हैं। तो इन शॉर्ट अगर हम देखें कि ओलिगोपोली मार्केट के अंदर जो ये मार्केट के अंदर जितने भी यहाँ पे फर्म है जो अपनी यहाँ पे प्रोडक्ट को बेचते हैं, ये कॉन्सेप्ट इतना भी इजी नहीं है और ये कॉन्सेप्ट इतना कॉम्प्लिकेशन है ये कॉन्सेप्ट कि इसको समझने के लिए नैश इक्विलिब्रियम बनाना पड़ा और इससे ही ये हमें और भी इजीली यहाँ पे गेम थ्योरी में हमें मार्केट के अंदर जितने भी ओलिगोपोली मार्केट है फर्म है वो किस तरह से अपनी स्ट्रैटेजी बनाते हैं और किस तरह से वो एक्शन में आते हैं। तो इसका ही स्टडी यहाँ पे ओलिगोपोली मार्केट के अंदर किया जाता है। तो मार्केट के अंदर ओलिगोपोली मार्केट के अंदर जितने भी फर्म है वो किस तरह से स्ट्रैटेजी बनाते हैं, अपना प्रोडक्ट किस तरह से बेचते हैं और किस तरह से होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस प्रोडक्ट को बेच के प्रॉफिट कमाते हैं। तो यहाँ पे जो एवरी प्लेयर जो है वो स्ट्रैटेजी जो कॉन्सेप्ट है वो उनकी डोमिनेंट स्ट्रैटेजी नहीं होती है। इसके पहले वाले वीडियो में भी हमने देखा जो डोमिनेंट फर्म है उनका कॉन्सेप्ट ये यहाँ पे अलग है, नैश इक्विलिब्रियम का कंडीशन अलग है और जो कुर्नो ने बताया उसमें भी थोड़ा डिफरेंस है। यहाँ पे मीन्स जो गेम थ्योरी की अंदर जितने भी कॉन्सेप्ट है और यहाँ पे अपने अपने तरह से उन्होंने अपने एक्सपीरियंस के बदौर यहाँ पे अपनी थ्योरी देने की कोशिश की है कि यहाँ पे गेम थ्योरी किस तरह से वर्क करेगी और ओलिगोपोली मार्केट अपना रोल किस तरह से निभाता है। ये हमें कॉन्सेप्ट ऑफ ओलिगोपोली और गेम थ्योरी में हमें ये कॉन्सेप्ट पता चलता है।
तो यहाँ पे हम इस टेबल के साथ हम यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे कि यहाँ पे जो टेबल है वो एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट मैट्रिक्स टेबल है, जो यहाँ पे करोड़ों में इसके नंबर्स हमें मिलेंगे। जैसा कि हमने कहा कि यहाँ पे दो फर्म हैं, यहाँ पे टू फर्म हमने एक एग्जांपल लिया है कि यहाँ पे समझने के लिए दो फर्म के साथ ही हम यहाँ पे ये टेबल एक्सप्लेन करेंगे, इसलिए हमने यहाँ पे दो फर्म है और जो वर्क कर रहे हैं मार्केट के अंदर, ओलिगोपोली मार्केट के अंदर। तो यहाँ पे फर्म ए है और फर्म बी है। तो इन दोनों के पास यहाँ पे दो ऑप्शन है, जो फर्म ए के पास भी दो ऑप्शन है और फर्म बी के पास भी दो ऑप्शन है। जैसे कि यहाँ पे इस नैश इक्विलिब्रियम का कहता है कि जब एक फर्म यहाँ पे एक्शन मोड में होती है या सेकेंड वाली जो फर्म है यहाँ पे कुछ भी एक्शन नहीं करेगी और फर्स्ट जो ए है उसकी एक्शन होने के बाद ही फर्म, तो यहाँ पे फर्स्ट वाले फर्म की एक्शन होने के बाद फर्म बी अपनी रिएक्शन देगा। बट जब फर्म ए अपनी कंडीशन में जो स्ट्रैटेजी अपनाता है उस टाइम के ड्यूरिंग दिस टाइम वो फर्म बी यहाँ पे कुछ भी रिएक्शन नहीं देगी। तो उसका जो ये स्टेटस है वो यहाँ पे सेटिस्फाइड होगा, जो उसने प्रीवियस जो स्ट्रैटेजी अपनाई है उस पे वो अपनी एक जो स्ट्रैटेजी है उसे सेटिस्फाइड मूड में ही होगा। तो अगर हम मान ले कि फर्म ए है, फर्स्ट टाइम फर्म ए अपनी स्ट्रैटेजी अपनाता है और फर्म ए अगर स्ट्रैटेजी यहाँ पे ले रहा है तो ये उसने डिसाइड किया करेगा। तो फर्म डिसाइड हो चुका है कि वो एडवर्टाइजमेंट यहाँ पे करने वाला है। तो फर्म बी के पास दो ऑप्शन होगा, या वो एडवर्टाइजमेंट वो भी करे या वो एडवर्टाइजमेंट ना करे। तो यहाँ पे अगर फर्म ए डिसाइड कर चुका है और उसके बाद फर्म बी के पास दो ऑप्शन, करे या ना करे। अगर करे तो क्या रिजल्ट आएगा, तो यहाँ पे डू करेंगे तो ये कंडीशन मिलेगी और फर्म बी भी करेगा तो ये कंडीशन आएगी। तो दोनों को भी 22 करोड़ इस तरह का मार्केट से प्रॉफिट होगा। तो मान लें कि फर्म ए यहाँ पे डिसीजन लेगा करेगा, बट यहाँ पे फर्म बी नहीं करेगा। अगर नहीं करेगा तो उसे कितना फ़ायदा होगा, तो उसे 20 करोड़ फ़ायदा होगा और इसे 15 करोड़ का लॉस होगा। तो यहाँ पे फर्म बी भी ये डिसाइड करनी चाहती है कि मैं क्यों लॉस करूँ, तो उसे 15 करोड़ यहाँ पे जो लॉस है उसे कम करना है और मार्केट के अंदर जितना भी यहाँ पे जो प्रॉफिट है उसे भी मैक्सिमम कमाना या प्रॉफिट में रहना वो भी पसंद करेगा। तो इस तरह से उनकी हर स्ट्रैटेजी में ये यहाँ पे डिसाइड हो चुका है कि कुछ भी यहाँ पे कॉम्पिटिटर कोई भी मार्केट के अंदर कोई भी डिसीजन ले या कोई भी स्ट्रैटेजी करे, बट अपना नेक्स्ट वाला जो स्ट्रैटेजी है या उसके अंदर वाला जो नेक्स्ट वाला सर्कल वाला जो स्ट्रैटेजी है वो भी यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट करना ज़रूरी है। तो ये जो पॉइंट बनता है ये दोनों भी डिसाइड करते हैं कि हम यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट करेंगे। तो फर्म ए और फर्म बी दोनों भी डिसाइड करेंगे हमें एडवर्टाइजमेंट करना है। तो यही नैश इक्विलिब्रियम बनता है जो मार्केट को मैक्सिमम प्रॉफिट लेके मार्केट से इक्विलिब्रियम कंडीशन में बने। अगर इस कंडीशन के बाहर अगर ये तीनों ऑप्शन अगर बनते हैं तो ये नैश इक्विलिब्रियम नहीं बनेगा
और ये नैश इक्विलिब्रियम से बाहर होगा और जिससे उन्हें प्रॉफिट नहीं होगा। तो दोनों भी फर्म को अगर मार्केट के अंदर प्रॉफिट में रहना है तो उन्हें यही ऑप्शन डिसाइड करना ज़रूरी है। तो यहाँ पे जो हम रेड कलर से जो इंडिकेट कर रहे हैं वो ए फर्म का डिसीजन है और ग्रीन कलर से जो इंडिकेट हो रहा है फर्म बी के बारे में एक्सप्लेन हो रहा है। तो अगर मान ले फर्म बी, अगर यहाँ पे फर्म बी ने एडवर्टाइजमेंट नहीं करना सोचा है तो क्या होगा, और फर्म ए ने डिसाइड कर लिया कि हमें एडवर्टाइजमेंट करना है, तो यहाँ पे फर्म बी को 15 करोड़ और फर्म ए को 20 करोड़ प्रॉफिट होगा। तो वैसे ही अगर फर्म ए यहाँ पे डिसाइड कर लेती है कि हमें एडवर्टाइजमेंट नहीं करना है तो फर्म बी जो है वो अगर एडवर्टाइजमेंट करती है तो बी को 20 करोड़ प्रॉफिट होता है और यहाँ पे फर्म ए को 15 करोड़ लॉस होता है। अगर हम मान ले कि दोनों भी अगर ये मान चुके हैं कि हमें एडवर्टाइजमेंट नहीं करना है, जिस तरह की प्रीवियस की जो स्ट्रैटेजी है उस पे ही रहना है, तो दोनों को 18 करोड़ यहाँ पे प्रॉफिट होगा। अगर हम देखें तो यहाँ पे 18 है, यहाँ पे भी 18 है। अगर ये नहीं करते हैं एडवर्टाइजमेंट तो दोनों को 18 होता है, और जो यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट करने के बाद जो प्रॉफिट दोनों को हो रहा है तो इसमें जो डिफरेंस है 4 करोड़ का यहाँ पे जो दोनों को डिफरेंस आता है, तो मार्केट के अंदर 8 करोड़ का लॉस हो सकता है अगर यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट नहीं की जाती तो मार्केट के अंदर जितना यहाँ पे 8 करोड़ का जो प्रॉफिट है ये एडवर्टाइजमेंट नहीं करने की वजह से लॉस हो सकता है। तो इस तरह से यही नैश इक्विलिब्रियम कहता है कि एक फर्म जब मार्केट के अंदर डिसीजन लेता है अपनी स्ट्रैटेजी या अपनी जिस तरह की डिसीजन लेने की समय आता है उस टाइम पीरियड में अदर फर्म यहाँ पे कुछ भी रिएक्शन नहीं करेंगे। फर्म ए का जब स्ट्रैटेजी कंप्लीट होता है तब अदर फर्म यहाँ पे अपनी रिएक्शन देते हैं। तो इन शॉर्ट यहाँ पे नैश इक्विलिब्रियम ये जो कुर्नो का मॉडल है इससे थोड़ा सिमिलर है, जो यहाँ पे फर्म एक दूसरे के स्ट्रैटेजी बिल्ड करेंगे या मार्केट में प्रोडक्ट को बेचते हैं तब सामने वाला जो फर्म है या कॉम्पिटिटर है या सेलर है वो कोई भी रिएक्शन नहीं करेगा। तो नैश इक्विलिब्रियम हमें यही कहता है और इसके साथ गेम थ्योरी में ये सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट माना जाता है और यही कॉन्सेप्ट को डेवलप करने से ही जॉन नैश को यहाँ पे नोबल मेमोरियल प्राइज़ इन इकोनॉमिक्स एंड साइंस ये 1994 में मिला है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।